तो आप पहले एक पॉइंट डाल दीजिए सिलेबस डिस्कशन, फिर हम उसको थोड़ा सा समझते हैं कि क्या हो रहा है ये। अब अगली लाइन में लिखिए, इन शक्तियों में, ये जो पावर्स है, इन शक्तियों में आपसी संघर्ष, इन शक्तियों में आपसी संघर्ष, आपसी संघर्ष, आपसी संघर्ष, म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट, आपसी संघर्ष। ठीक, आगे लिखिए, तथा कर्नाटक के युद्ध, ऐसे ही लिखना है, तथा कर्नाटक के युद्ध, कर्नाटक के युद्ध। अगली लाइन में, अगली लाइन में, अंग्रेज, अंग्रेज, अंग्रेज इनमें से, इनमें से, इनमें से बड़ी शक्ति के रूप में सामने आएंगे। अंग्रेज इनमें से बड़ी शक्ति के रूप में सामने आएंगे। बड़ी शक्ति के रूप में सामने आएंगे। ठीक है, बस इसको अभी इतना ही लिखिए। अब अगली लाइन में पॉइंट डालिए, विजय एवं विस्तार, कॉन्क्वेस्ट, विजय एवं विस्तार, कॉन्क्वेस्ट एंड एक्सपांसन, विजय एवं विस्तार, एक्सपांसन। ठीक, अगली लाइन में लिखिए, मॉडर्न हिस्ट्री में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, वहाँ पे आप एक किंग लिखने से आपका काम नहीं चल सकता था, वहाँ पे सुल्तान अलग था, बादशाह अलग था, किंग लिखने से काम नहीं होता। लेकिन यहाँ जॉर्ज लिखा तो उसका एक ही मतलब है, बात समझ में आ रही ना, उसका एक ही मतलब होगा। यहाँ आपको ज़्यादा समस्या नहीं होगी, आप एक नाम लिखोगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक, अगली लाइन में लिखिए, ये तो एक पॉइंट था, इसी में अगली लाइन में लिखिए, अंग्रेजों का क्षेत्रीय शक्तियों, रीजनल पावर्स, अंग्रेजों का क्षेत्रीय शक्तियों, रीजनल पावर्स के साथ संघर्ष, यानी कॉन्फ्लिक्ट, के साथ संघर्ष, के साथ संघर्ष, के साथ संघर्ष। ठीक है, अब इसमें लिखना है आपको कि किन किन के साथ हो रहा है। ठीक है, तो पहला लिखिए बंगाल, बंगाल। ठीक, बंगाल, बंगाल लिखा। अब बंगाल में लिखिए बैटल ऑफ प्लासी, यहाँ वार मत लगाना क्योंकि छोटे स्तर पर हो रहा है ना, तो बैटल ऑफ प्लासी, और यानी प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध, एक एक बार इतना ही लिखना है पहले, प्लासी और बक्सर का युद्ध। ठीक है, आगे देखिए, ये तो बंगाल की कहानी है। उसके बाद आप देखते हो मैसूर, मैसूर, मैसूर में आप संधियां मत लिखिए, सिर्फ दो नाम लिख लीजिए, हैदर अली और टीपू सुल्तान, दो ही बड़े राजा आ रहे हैं। इनको डिटेल में पढ़ेंगे क्या हो रहा है, एक बार इतना ही पढ़िए, हैदर और टीपू सुल्तान, हैदर और टीपू सुल्तान, ये मैसूर में, क्योंकि इनका संघर्ष होगा अंग्रेजों के साथ। ठीक, तीसरे हैं मराठा, मराठा, मराठा। ठीक, मराठा में लिखिए, मराठा में लिखिए, इनके साथ, जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे लिखिए, इनके साथ, इनके साथ अंग्रेजों ने 3 युद्ध लड़े, 3 युद्ध लड़े। ठीक, सूरत की संधि, ट्रीटी ऑफ सूरत, सूरत की संधि, ये सीक्वेंस में ध्यान रखना है आपको। पूना की संधि, संधि को ट्रीटी कहते हैं, पूना की संधि, बड़गांव की संधि, और चौथी हो रही है सालबाई की संधि। ये फर्स्ट युद्ध में हो रही है, 4 संधियां, सालबाई की संधि,
इन संधियों की क्या कंडीशंस थी ये सब देखेंगे, एक बार आपको लिखना है। सालबाई की संधि, ठीक है, इस पे आप इम्पोर्टेंट लगा दीजिए, कई बार पूछा गया है। सालबाई की संधि, सालबाई जगह का नाम है, आरस के मैदान के पास पड़ता है, वहाँ पर ये संधि हो रही है, सालबाई की संधि, ठीक है। ये पहला युद्ध था। आगे लिखिए, इसी में लिखना अभी मराठा में। सेकेंड वार, दूसरा युद्ध, दूसरा युद्ध, दूसरा युद्ध, दूसरा युद्ध, दूसरा युद्ध में लिखिए बड़गांव की संधि, ये पेशवा के साथ होती है, ट्रीटी ऑफ बड़गांव, बड़गांव की संधि, बड़गांव की संधि, बड़गांव की संधि, देवगांव की संधि, देवगांव की संधि, देवगांव की संधि, सुरजी अर्जुन गांव की संधि, ये क्षेत्र का नाम है, सुरजी अर्जुन गांव की संधि, सुरजी, सुरजी अर्जुन गांव की संधि, अर्जुन गांव की संधि, ठीक है। ये तो नॉर्मल है। इसमें जो जैसे इसमें सालबाई, क्योंकि ये जो लास्ट जो संधियां हो रही है ना, इनसे युद्ध रुकता है, इसलिए लास्ट वाली इंपॉर्टेंट होती है। तो ये तीन तो आपको सीक्वेंस में याद रखना है कि कभी कोई प्रश्न आ जाए ऐसा कि क्रम से सेट करिए, तो आपके पास में क्रम होना चाहिए, ठीक है। कब हो रही, क्यों हो रही, क्या कंडीशंस है, किसके मध्य हो रही है, ये सारी चीज़ें तो डिटेल में पढ़ी जाएगी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आपका जो सिलेबस है उसके हिसाब से। यहाँ जो लास्ट संधि आ रही है उसको कहते हैं राजघाट की संधि दूसरे युद्ध में, इस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा दीजिए, राजघाट की संधि या ट्रीटी ऑफ राजघाट, राजघाट, ठीक है। अब लिखिए थर्ड चरण, तीसरा स्टेप या तीसरा युद्ध, तीसरा युद्ध, तीसरा युद्ध, इसमें तीन ही है, पूना की संधि, ग्वालियर की संधि और मंदसौर की संधि। ये पूरा मराठा साम्राज्य समाप्त मंदसौर के साथ। पूना की संधि, ग्वालियर की संधि, पूना की संधि, ग्वालियर की संधि, ग्वालियर की संधि और मंदसौर की संधि। ये मंदसौर की संधि के ऊपर मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि युद्ध रुक रहा है, और न केवल युद्ध रुक रहा है बल्कि पूरा का पूरा मराठा साम्राज्य जा रहा है, ठीक है। अब देखिए, मराठाओं का काम हो गया, मैसूर का काम हो गया, बंगाल का हो गया, और लगभग पूरा भारत अब कब्जे में आ रहा है। तो अब बीच में एक क्षेत्र दिखाई देता है, उसका नाम है अवध। और अवध से कोई छोटा मोटा युद्ध नहीं हो रहा है, अवध का तो सीधा मर्ज हो जाएगा ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर। कुप्रशासन, मिस गवर्नेंस को एक आधार बनाकर ये लोग पूरे अवध का विलय किसके अंदर कर देंगे, ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर कर देंगे। आपको मैंने मध्यकालीन भारत पढ़ाया था ना, इसमें आपको संगीत पढ़ाया था, पढ़ाया, जो ठुमरी का जो नायक है वाजिद अली शाह अवध का ही तो था, जिसको कुप्रशासन के आरोप में अवध से निकाल दिया गया और अवध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर कर दिया गया। मैंने कहा ना कि बैलगाड़ी के एक पूरे काफिले में जब वाजिद अली शाह को ले जाया जा रहा था, उसी समय उन्होंने ठुमरी की रचना की थी, बाबुल मेरा नैहर छूटा जाए रे। तो ये प्रश्न तो बनता है ना, ये नाम तो आपने सुना होगा। तो अवध का विलय हो रहा है, और किसके आधार पर, कुप्रशासन के आधार पर। एक ही लिखना है इसमें, बाकी तो सब 1857 की क्रांति में दिखाई देगा आपको अवध, क्योंकि लगभग आधे से ज़्यादा सैनिक अवध के ही थे, और सेना भी विद्रोह करती है क्रांति में, तो मेन रीजन अवध भी दिखाई देगा। तो अब आप अवध में 2 लाइनें लिख लीजिए, अवध, हाँ हाँ, हटके तो क्या है, विलय करना है, चाहे किसी भी तरीके से करो। एक्चुअल में क्या होता है कि अंग्रेज ये देखते थे कि कहाँ पर ज़्यादा बड़ी ताकत है। जैसे मराठा साम्राज्य का विलय करने जाते तो मराठा विलय करने नहीं देते, क्योंकि मराठा बहुत पावरफुल लोग थे, तो उन्होंने युद्ध किया, युद्ध से हराया, उनको शक्ति को क्षीण किया। अवध का उनको पता था कि अवध डामाडोल है,
अवध को मैनेज किया जा सकता है, तो अवध का विलय कर लिया है, तो अवध का डायरेक्ट विलय हो रहा है। तो आप लिखिए एक बार, अवध कुप्रशासन, कुप्रशासन, कुप्रशासन यानी मिस गवर्नेंस के आधार पर, के आधार पर अवध का विलय, अवध का विलय, विलय ब्रिटिश साम्राज्य में, ब्रिटिश साम्राज्य में कर दिया गया, कर दिया गया। ठीक है। अब ये छोटे छोटे जो पार्ट आते हैं ना, कानपुर, झांसी वगैरह, लखनऊ वगैरह, ये नहीं पढ़ने हैं, ये डिटेल में पढ़ेंगे चलते वक्त। अभी सिर्फ अपन एक मोटा मोटा डायग्राम देख रहे हैं इसका। ठीक है। उसके बाद आप देखते हो पंजाब को। अब पंजाब को थोड़ा सा देख लीजिए। पंजाब में पहले तो देखने आपको कि ये सिख आए कैसे। सिखों के 10 गुरु, गुरु नानक से लेकर गोविंद सिंह तक, ठीक, ये देखने हैं। कौन किसने कौन सी प्रथा चलाई, गुरु ग्रंथ साहिब किसने लिखा, किसके समय वो जल गया, किसके समय ख़त्म हुआ, किसके समय दूसरी बार रचना हो रही है, गुरु ग्रंथ साहिब में किस किस के कथनों का उल्लेख है, पढ़ा है ना आपने सूफी आंदोलन में, वो सारी चीज़ें हमको देखनी है। ठीक। प्लस ये सिख राजनीति में कैसे आते हैं। हमने जहांगीर पढ़ा है, गुरु अर्जुन देव को प्राण दंड मिला है। हमने औरंगजेब पढ़ा है, गुरु तेग बहादुर को प्राण दंड मिला है। ये गुरु हैं। अब इन गुरुओं में एक व्यवस्था विकसित हो रही है कि अगर कोई साम्राज्य हमारे गुरु का वध कर देता है, हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी सेना विकसित नहीं है, राजनीति में हमारी पहुंच नहीं है। इसलिए अब हमको कदम रखना चाहिए राजनीति में। तो यहीं से सिखों का राजवंश स्टार्ट होगा। तो आपको सिखों का राजवंश देखना है, और राजवंश में मुख्य जो मेजर राजा आएगा उसमें आपको एक राजा देखना है, रणजीत सिंह है, और रणजीत सिंह, और एक राजा आपको देखना है दिलीप सिंह, जो अंतिम राजा था, महारानी जिंदन के नेतृत्व में राज करता था। और इसी दिलीप सिंह के समय पंजाब का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में हो गया है। ठीक। तो पंजाब में क्या क्या पढ़ना है? 10 तो गुरु, ये पढ़ना है। सिखों की राजनीति, रणजीत सिंह, दिलीप सिंह और पंजाब का विलय, ये मोटे मोटे तौर पर पढ़ना है। ठीक है। रणजीत सिंह के बहुत सवाल पूछे जाते हैं। दिखने में बहुत भद्दे थे, लेकिन काम बड़े शानदार हुआ करते थे उनके। तो आप लिखिए, और आपको इसी में आपको ये पता चल जाएगा कि कश्मीर कैसे डोगरा वंश के पास में आ जाता है। हरि सिंह जी के पूर्वजों के पास तो कश्मीर नहीं था, कश्मीर तो इनका था, पंजाब का था। तो डोगरा वंश के पास कैसे आया वो आपको यहाँ दिखाई देगा। क्योंकि जैसे ही पंजाब का मर्ज कर दिया जाएगा, विलय कर दिया जाएगा, तो पंजाब पर अधिकार अंग्रेज़ों का हो गया। अब पंजाब को अंग्रेज जैसे चाहे वैसे मोड़े। तो 1 करोड़ रुपए लेकर डोगरा वंश को बेच दिया अंग्रेजों ने। इसीलिए आप देखते हो कि जब देश का रियासतों का एकीकरण होता है तो माउंटबेटन बार बार कश्मीर जा रहे हैं, और हरि सिंह को एक दोस्त के नाते समझा रहे हैं, क्योंकि रिश्ते बहुत अच्छे हैं, शुरू से बहुत अच्छे थे। लेकिन वो भी आपको यहीं पर दिखाई देगा। तो आप लिखिए पंजाब में, पंजाब 10 गुरु, 10 गुरु, 10 गुरु, सिखों की राजनीति, सिखों की राजनीति, राजनीति, रणजीत सिंह है, रणजीत सिंह है, तथा दिलीप सिंह का शासन। ठीक। अब देखिए, अब फिर देखिए, हमें लिखते लिखते बार बार ध्यान रखना है कि हम क्या लिख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने ये देखा है कि मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हो रही है किसके साथ? यूरोपियों के आगमन के साथ है। किस किस क्रम में आए वो हमने देखा, आपस में जो तनाव हुआ वो हमने देखा, एक बड़ी शक्ति के रूप में जो सामने आया वो हमने देखा, क्षेत्रीय शक्तियों के साथ, रीजनल पावर्स के साथ जो संघर्ष चल रहा है, जो परेशानी चल रही है, वो हमने देखा। और अब जो क्षेत्रीय, जो रीजनल पावर्स है, उनका विलय कर दिया गया ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि अब पूरे भारत पर कब्जा किसका हो गया है? अंग्रेजों का हो गया है। और पूरे कब्जे को हम कहेंगे उपनिवेश, कॉलोनिज्म। तो अब जो थर्ड आपको स्टेप लिखना है, इसमें आप लिखिए उपनिवेशवाद। वाद।
उपनिवेशवाद। इसका मतलब ये हुआ कि भारत की राजनीति और भारत की अर्थव्यवस्था दोनों पर कंट्रोल किसका आ गया? अंग्रेजों का आ गया। तो ये उपनिवेशवाद हो गया है। ठीक है, उपनिवेशवाद। ठीक, अब देखिए, अब इसमें क्या होगा? ये 3 स्टेप है, अभी आपको 8-10 स्टेप देखने हैं इसमें। ये तीसरा स्टेप है। ये इसमें हमको क्या क्या देखना है कि वाणिज्यिक पूंजीवाद यानी कमर्शियल कैपिटलिज्म, वाणिज्यिक पूंजीवाद, यानी जो भारत में जो भी व्यापार के साधन है उन सब पर अब अधिकार किसका होना है? अंग्रेजों का होना है। भाई वो तो व्यापारी है, व्यापारी के रूप में ही आए, उनका काम ही यही है। तो अब इसमें करेंगे क्या? देखिए, अब ये बहुत बड़ा परिवर्तन ला रहे हैं। वो सबसे पहले जो परिवर्तन आने वाला है वो कृषि में है। किसमें? कृषि में है, एग्रीकल्चर में है। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड में इस काल में औद्योगिक क्रांति चल रही है, और किसी भी राष्ट्र में औद्योगिक क्रांति जब चलती है तो उस राष्ट्र की कृषि का मजबूत होना जरूरी है, क्योंकि क्रांति तभी विकसित होती है जब कच्चा माल मिलता है। कच्चा माल कृषि से मिलता है, और इंग्लैंड की कृषि मजबूत है नहीं। इसलिए इंग्लैंड अपने उपनिवेशों पर निर्भर है, भारत जैसे देशों पर निर्भर है। इस इंग्लैंड अपने ज़रूरत के हिसाब से भारत में कृषि करवाएगा। जिसकी ज़रूरत इंग्लैंड को है, भारत में वही फसल बोई जाएगी। ये कृषि का वाणिज्यकरण होगा अब। ठीक, अब अगर ऐसा कुछ हुआ तो भारत में समस्या आनी सामान्य बात है, क्योंकि भारत की जलवायु जिस फसल का उत्पादन दे सकती है वो उसी फसल का दे सकती है। उतना उत्पादन किसी और फसल का वो नहीं दे सकती है। तो इससे नई दिक्कत आएगी। दूसरी बात, भारत के लोग मोटे धान की खेती करते हैं, मोटा अनाज खाते हैं, और अब ये लोग नील की खेती करवा रहे हैं तो नील कैसे खाएं? कपास की खेती करवा रहे हैं तो कपास कैसे खाएं? खाने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना। कोयम्बटूर के एक किसान ने ये कहते हुए आत्महत्या कर ली थी कि अंग्रेज हमसे कपास की खेती इसलिए करवाते हैं क्योंकि कपास को हम खा नहीं सकते। हम भूखे मर रहे हैं लेकिन कमा के अंग्रेज़ों को दे रहे हैं ताकि उनकी क्रांति सफल हो जाए। और देखिए, लोग भूखे भी हैं, फसल भी ज़्यादा नहीं आ रही है, आर्थिक घाटा भी है। तो इस अवस्था को आप क्या कहोगे? अकाल, फेमिन, अकाल पड़ रहा है। ये उपनिवेशवाद के चरण में पढ़ते हैं अपन। अकाल, तो अकाल होगा तो अकाल संहिताएं बनेगी, कोड आएंगे बहुत सारे। इन्हीं अकाल संहिता में आपको पता होगा कि महादेव गोविंद रानाडे एक जज के रूप में आए थे। वो बाद में तो बहुत बड़े समाज सुधारक बने थे, लेकिन एक बार इनके जज बने थे अकाल संहिता के। वो हम पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री का ही पार्ट है वो। तो ये अकाल, कौन कौन सा अकाल पड़ा, कौन कौन से आयोग बने और किसने क्या डिसीजन दिया, ये आपको ध्यान रखना। कई बार सीधा पूछा जाता है, सीक्वेंस मैच करिए। हमको पता नहीं होता है कि ये पूछा है, आज भी याद नहीं है कि पूछा क्या कभी, लेकिन पूछा है। ये आज जब लिखो ना तो घर जाके देखना, फिर तो आपको पता चलेगा कि हाँ पूछा हुआ तो है, हमको पता नहीं था, है ना। इसलिए ये हमको देखना है। तो अभी आप लिखिए 2-4 लाइनें उपनिवेशवाद में लिखिए। कृषि का वाणिज्यकरण, कृषि का वाणिज्यकरण, कृषि का वाणिज्यकरण, वाणिज्यकरण, वाणिज्यकरण। इसी में लिखिए व्यापारिक फसलों को बढ़ावा, कमर्शियल क्रॉप्स, व्यापारिक फसलों को बढ़ावा, व्यापारिक फसलों को बढ़ावा, बढ़ावा, तथा भू राजस्व, लैंड रेवेन्यू, भू राजस्व, भू राजस्व को बढ़ाना, बढ़ाना, बढ़ाना आदि, ऐसे ही लिखिए, बढ़ाना आदि, बढ़ाना आदि। ठीक है। अब देखिए, अब इनको कैसे कैसे बढ़ाएंगे? इनके लिए भी तो कुछ होगा, ऐसे तो बढ़ेंगे नहीं। तो ये सिस्टम लेकर आएंगे। वो सिस्टम तो अपन अलग से पढ़ेंगे। थोड़ा सा आप समझिए कि ब्रिटिश काल में 3 प्रकार के लैंड रेवेन्यू के सिस्टम थे। वो क्या थे? एक तो था रैयतवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त और महालवाड़ी। परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम इस प्रकार का होता है कि जिसमें किसान की भूमि, जैसे ये एक्स नाम का कोई किसान है,
इसकी भूमि का मालिक वाई नाम का जमींदार बन गया है। ठीक है, अब क्या होगा कि मान लीजिए ये किसान है, एक्स नाम का किसान है, इस किसान से वाई नाम का जमींदार पहले टैक्स लेगा, ठीक, और आगे जाकर वो टैक्स किसको देगा? अंग्रेजों को। तो 5 रुपये अंग्रेजों को देने हैं, ठीक, वाई को पता है कि मुझे 5 रुपये अंग्रेजों को देने हैं। तो वाई ये सोच रहा है कि मैं काम क्यों कर रहा हूँ, 5 ही मैंने इससे लिए, 5 इसको दे दिए, तो मैं काम क्यों कर रहा हूँ? तो वाई क्या करेगा? इससे एक्स्ट्रा वसूलेगा। तो इसको तो कुछ कह नहीं सकता, तो इसको कहेगा कि भैया 10 रुपये दो, ताकि 5 तो मैं अपने पास रखूँ और 5 अंग्रेजों को दूँ। तो अब किसान बड़े दुखी हैं कि हम ज़मीन के मालिक थे, तो हमसे मालिकाना हक छीना, ठीक, अब हमसे डबल टैक्स लिया जा रहा है, नहीं तो जमींदार की इच्छा पूरी नहीं होती। इसी फेम में आप देखते हो कि जमींदार जो होते हैं वो बहुत पावरफुल अवस्था में आ जाते हैं। जमींदार इतने पावरफुल क्यों हो रहे हैं? अब देखिए, जमींदारों का काम है कि गांव में रहकर किसानों से टैक्स ले और अंग्रेजों को दे, लेकिन जमींदारों के पास इतना पैसा आ गया कि जमींदार गांव छोड़ के नगर में चले गए, शहरों में रहने लग गए, और नौकरों से क्या करते हैं कि कर वसूल करवाते हैं। फ़ोन तो था नहीं, कर वसूल करवाते हैं। तो अब क्या हो रहा है कि नौकर को पता है कि 10 रुपये तो जमींदार को देने हैं, ठीक है, क्योंकि जमींदार को आगे 5 देने हैं, तो 5 वो खुद के पास रखेगा। तो नौकर अगर काम कर रहा तो 10 तो इसके लिए रखेगा, तो 5 वो भी तो लेगा ना। तो 5 ये उप जमींदारी व्यवस्था आ रही है। तो मामला कितना गड़बड़ हो रहा है। और अगर कोई व्यक्ति इस पूरे चरण में दुखी है तो वो कौन है? किसान दुखी है। इसलिए आप देखोगे कि किसानों का जो विद्रोह है बड़े लेवल पर होगा, बहुत बड़ा विद्रोह होगा ये, ठीक है। अभी आपको दिमाग को बहुत मजबूत रखना है। जनजातीय विद्रोह आप पढ़ोगे तो दिमाग का दही बन जाएगा, है ना। ये बता रही हूँ मैं आपको, पहले ही बता देती हूँ आपको। चेचू विद्रोह नाम सुना है आपने कभी? नहीं सुना ना? हाँ, तो ये ध्यान रखना है कि इतना मजबूत होना चाहिए माइंड कि धीरे धीरे हम चलें तो हमको पता हो कि हाँ जा रहा है कुछ दिमाग में। नहीं तो आज बलबन को भूल गए, मुझे बड़ा बुरा लगा। धीरे धीरे बताया आपने, बलबन जैसे राजा को इतना धीरे बताते हो, ये बात तो गड़बड़ है, ऐसा होना नहीं चाहिए, ठीक है। देखिए, तो अब अंग्रेजों को लगा कि नहीं ये तो मामला गड़बड़ है, ठीक है, तो रैयतवाड़ी सिस्टम लाए। रैयत का मतलब होता किसान, वाड़ी यानी खेत, इंग्लिश में भी यही नाम रहेगा, रैयतवाड़ी। तो अब देखिए इसमें क्या हुआ कि जमींदारों से मालिकाना हक लिया, किसानों को खुद को ज़मीन का मालिक बना दिया, ठीक। अब जो टैक्स ले रहा है किसान, डायरेक्ट जाके टैक्स किसको दे रहा है? अंग्रेज को दे रहा है। तो ये व्यवस्था थोड़ी बहुत ठीक थी, परंतु अब मान लीजिए कि मेवाड़ का कोई गांव है, अंग्रेजी कर्मचारी जाके टैक्स मांगे तो क्या हाल होगा उसका, है ना। अब सोचिए वल्लभनगर के खेत में अगर कोई अंग्रेज आकर कहे टैक्स दो तो उसका क्या हाल होगा? तो मामला गड़बड़ हो जाएगा ना। तो फिर गड़बड़ हुआ मामला, तो कहा नहीं नहीं, एक एक व्यक्ति से टैक्स तो नहीं लिया जा सकता, तो हम क्या करेंगे, महालवाड़ी व्यवस्था लाए। महाल यानी गांव। अब गांव का मुखिया आ रहा है, यानी गांव, एक गांव में से किसी एक को मुखिया बना दिया और उसको, मुखिया जी को कहा कि आप एक काम करो, पूरे किसानों से टैक्स लो और ये टैक्स हमें लाकर दे दो, आपको भी हम दे देंगे कुछ, लेकिन अब आपको ये काम करना है। तो अभी ये जो गांव आप देखते हो ना, कई बार मूवीज़ वगैरह में मुखिया जी आते हैं, तो ये मुखिया जी की परंपरा यहाँ से आ रही है। तो ये मुखिया जी आ गए, पर इन सारे चरणों में होता क्या है, कुल मिला के जिसको समस्या का सामना करना पड़ता वो एक ही व्यक्ति है, किसान है। ये मुखिया तो खुद ही परेशान था बेचारा। गांव में आपसी सहमति बहुत होती है, अगर किसी ने कह दिया मुखिया जी अभी पैसे नहीं है, तो मुखिया जी तो मान गए, लेकिन मुखिया जी जिसको जवाब देंगे अंग्रेजों को, वो मानने वाले नहीं हैं। वो मुखिया जी को कहते हैं कि आपकी संपत्ति दे दो, आपको प्रेम है तो आपकी संपत्ति दे दो, आप प्रेम रखिए। तो दिक्कत हो रही है ना। तो इन सारे चरणों के चलते एक तो अकाल पड़ रहा है, किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, और अब विद्रोह हो रहा है। इसीलिए 1857 की क्रांति को कहते हैं कि ये तो विद्रोह की एक श्रृंखला है जिसने बहुत बड़ा रूप धारण किया है, अचानक नहीं हुआ है, बहुत सारे कारणों से घटित विद्रोह की एक श्रृंखला थी 1857 की क्रांति। तो ये आपको उपनिवेशवाद के चरण में पढ़ना है, जो आपके मॉडर्न हिस्ट्री का तीसरा स्टेप है। पढ़िए। हाँ, देखिए, अंग्रेजों ने भू राजस्व व्यवस्था, लैंड रेवेन्यू सिस्टम में 3 बड़े परिवर्तन किए।
3 बड़े परिवर्तन किए, 3 बड़े परिवर्तन किए, ठीक। पहला लिखिए स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त। दूसरा लिखिए रैयतवाड़ी, रैयतवाड़ी, रैयतवाड़ी। और तीसरा लिखिए महालवाड़ी, 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 ठीक। अगली लाइन में लिखिए इन सब के चलते, इन सब के चलते भारत में अकाल पड़ा, अकाल को फेमिन कहते हैं, अकाल पड़ा, अकाल पड़ा। और अंग्रेजों ने अकाल संहिताएं गठित की, अंग्रेजों ने अकाल संहिताएं गठित की, अकाल संहिताएं गठित की। अब रुको, इतना लिखना है। औद्योगिक क्रांति चल रही है, कच्चा माल चाहिए क्योंकि माल बनाना है, ठीक है। लेकिन माल को बेचने के लिए बाजार भी तो चाहिए, बेचेंगे कहाँ? तो बाजार चाहिए। इंग्लैंड तो छोटा सा है, तो बाजार भी बहुत बड़ा कहाँ है? भारत में। तो अब भारत में तो पहले से ही लोग कपड़े तो सिलते थे ना, तो अब होगा क्या कि ब्रिटेन की मिलों में तैयार वस्त्र भारत आने लगे, रेल के माध्यम से आ जाते और सस्ती कीमत पर भारत में बिकने लगे। तो भारत में जो लोकल हैंडीक्राफ्ट, जो लोकल हस्तशिल्प उद्योग था, उनका पतन हो जाएगा। अब एक महिला पूरे दिन में एक स्वेटर बनाती है, ठीक है, और मिल में घंटों में सैकड़ों वस्त्र बन जाते हैं और अच्छी क्वालिटी के भी होते हैं। अब आपको हमको खरीदना का कहे तो हम ये क्यों देखेंगे कि महिला ने कितनी मेहनत की? हमको तो अच्छे माल से मतलब है ना। तो हम क्या करेंगे कि मील वाला वस्त्र खरीदेंगे। तब देखते हो ना गांधी जी क्या करते हैं आंदोलन में, होली जलाते विदेशी वस्त्रों की। क्यों? क्योंकि हमारे जो हस्तशिल्प उद्योग है उनका पतन हो गया है। क्यों? कच्चा माल भी यहाँ पे ले जाओ, मिलों में निर्मित करो, भारत लाकर बेचो, भारत की कृषि का पतन करो, भारत के मार्केट का पतन करो, भारत के जितने भी औद्योगिक संस्थान चल रहे हैं उनका पतन कर दो। लोग हो गए बेरोजगार। अब कोई शिल्पकार बेचारा शहर में रहता है, काम करता है, अब उसके वस्त्र बिक नहीं रहे हैं, कोई ले नहीं रहा है, तो कितने दिन हैंडल करेगा वो? तो अल्टीमेटली वो गांव जाएगा। तो जब शहर के जितने भी लोग हैं वो गाँवों की ओर जाने लगे, और गाँव में एक परिवार है, मान लीजिए कि उसमें पहले से 5 लोग खेती में काम कर रहे हैं और 4 लोग शहर वाले एक्स्ट्रा आ गए, तो करेंगे क्या? खेती तो लिमिटेड है, तो कृषि पर भार बढ़ेगा, पैसा नहीं होगा। तो अंग्रेज की चिंता क्यों कर रहे हो? हमसे लो ना उधार पैसे, हम देंगे, क्योंकि ऋण जाल में ही तो दबाना है। तो ये एक और नया रूप दिख रहा है। तो इन सारी चीज़ों की जो भी समस्या की जड़ है, इस समस्या को सामान्य लोग नहीं समझ पाते हैं। सामान्य लोग मंदी है, माल नहीं बिक रहा है, बस यही है। लेकिन प्रॉब्लम की जड़ क्या है उसको नहीं समझ पाते हैं। उसको समझने के लिए बुद्धिवादी लोग सामने आएंगे, और बुद्धिवादी लोगों को ही आप सामाजिक सुधार के रूप में देखते हो। तो जैसे राजा राम मोहन राय को आप सिर्फ एक समाज सुधार के रूप में देखते हो, जबकि एक समाज सुधारक नहीं थे वो। समाज सुधारक तो थे ही थे खैर, लेकिन और भी उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। जब वो लंदन में जाते हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट में, तो उन्होंने 4 जो डिमांड रखी थी, वो चारों डिमांडें भारत के प्रशासन से संबंधित थी, लैंड रेवेन्यू से संबंधित थी। उन्होंने साफ कहा था कि विलासितापूर्ण जो वस्तुएं हैं, भोग विलास की वस्तुएं हैं, उन पर ज़्यादा टैक्स लगाइए, लेकिन जो सामान्य जीवन की चीज़ें उन पर टैक्स मत लगाइए। लोग दुखी है, लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, वो जाके उन्होंने लंदन में कहा है। लेकिन ये बुद्धिवादी लोग आएंगे जो इस बात को समझेंगे कि भारत में प्रॉब्लम क्या है। आपके वस्त्रों को लिमिटेड कीजिए ताकि भारत का व्यापार चल सके, लोगों की जो रोजी रोटी वो न छिन जाए। इसलिए ये समाजवादी जो आंदोलन चलेंगे, इसमें सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार होगा, प्लस आर्थिक समस्या जो भारत में चल रही है उस पर भी प्रहार होगा। दादा भाई नौरोजी ने राप्त गोपतार लिखी थी, उसमें कंप्लीट रूप से भारत के जितने भी हस्तशिल्प उद्योग थे उनके ऊपर बात की है कि इनको कैसे बचाया जा सकता है। तो ये भारत की दशा खराब हो रही है, और दशा खराब होगी तो फिर क्या होगा? विद्रोह होगा। तो अभी आप 2-3 लाइनें और लिखिए, आज हमको इसी पर चर्चा करनी है, ठीक है? इसी में लिखना है आपको। इंग्लैंड की मिलों में निर्मित
इंग्लैंड की मिलों में निर्मित माल भारत के बाज़ारों में बिकने लगा। इस कारण से भारत के हस्तशिल्प उद्योग हस्तशिल्प उद्योगों का पतन हो गया। हस्तशिल्प उद्योगों का पतन हो गया। ठीक है। अब ठीक है, पतन भारत का हो रहा है, अंग्रेजों का नहीं हो रहा है। भारत से धन जा रहा है किधर? अंग्रेजों के पास में। तो उसको आप कहोगे धन निष्कासन, ड्रेन ऑफ वेल्थ। नाम सुना है? तो अगला वो भी इसी में ही आएगा। इन सब के चलते क्या हो रहा है कि भारत का धन इंग्लैंड जा रहा है। भारत का धन इंग्लैंड जा रहा है, इसको आप लिखिए धन निष्कासन, ड्रेन ऑफ वेल्थ या धन निष्कासन। हर तरीके से जाएगा ये धन निष्कासन। और धन निष्कासन के आगे इसको बहुत बड़े लेवल पर जिसने उठाया था उनको आप लिखिए दादा भाई नौरोजी। कई बार तो सीधा ही पूछ लिया जाता है कि धन निष्कासन से संबंध किसका है, तो एक ही उत्तर निकल जाता, दादा भाई नौरोजी। वैसे तो बहुत सारे लोग हैं, महादेव गोविंद रानाडे ने भी इस पर बहुत लंबी चौड़ी बात की है, धन निष्कासन। ठीक है, अब ये सब हो रहा है। अब जितने भी चरण आपने देखे हैं, इन सारे चरणों में क्या हो रहा है कि अगर किसी का शोषण हो रहा है तो भारत का शोषण हो रहा है। अब केवल किसान नहीं है, भारत का शोषण हो रहा है। शिल्पकार है वो भी दुखी हैं, किसान है वो भी दुखी हैं, श्रमिक है वो भी दुखी हैं। और उनके जो 1813 में चार्टर आ गया था अंग्रेज़ों का, उस चार्टर में कह दिया गया कि आप ज़मीन भी ले सकते हो, आप बागान लगा सकते हो। तो चाय बागान के लोग वो भी दुखी है, जो लेबर है वो दुखी है, सब लोग दुखी है। तो अब क्या होगा? छोटे छोटे विद्रोह से निकलकर देश में होगा बहुत बड़ा विद्रोह, जिसको आप कहोगे 1857 की क्रांति। लिख लीजिए 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति। क्रांति में लिखिए कारण। क्रांति का कारण क्या है? रीजन, कारण। प्रक्रिया, क्रांति की प्रक्रिया क्या थी? प्रक्रिया। और विद्रोह का दमन, सप्रेशन ऑफ रिवोल्ट, है ना, दमन। ठीक है, ये सारी चीज़ें इस क्रांति में देखनी है। ठीक, अब क्या होगा? क्रांति के बाद 1858 का एक्ट आ रहा है। ठीक, और एक्ट में क्या हुआ कि कानून बनाने की जो ताकत है अब ब्रिटिश की महारानी को मिल गई है। तो अब जो परिवर्तन होगा ब्रिटिश रूल के द्वारा होगा। हालांकि ब्रिटिश रूल के द्वारा परिवर्तन 1773 से स्टार्ट हो चुका है, लेकिन ये जो परिवर्तन हो रहा है ये केवल कंपनी के ऊपर हो रहा है। किसके ऊपर हो रहा है? कंपनी के ऊपर हो रहा है। मैंने बताया ना कि कंपनी के कर्मचारी हैं वो इंटरपोलर की समस्या से जूझ रहे हैं, यानी चोरी छिपे व्यापार करते हैं, व्यक्तिगत मामले देखते हैं। तो जितने भी युद्ध हो रहे हैं, इन युद्धों में हो क्या रहा है? अंग्रेज जीत रहे हैं पर कंपनी हार रही है। युद्धों में जो खर्चा हो रहा है वो तो कंपनी भुगत रही है, और युद्ध से जो फ़ायदा हो रहा है वो कंपनी के लोग व्यक्तिगत रूप में ले लेते हैं। 24 परगने मिले तो क्लाइव ने उसको अपनी व्यक्तिगत जागीर बना ली, ये तो केवल मेरी है। तो कंपनी केवल और केवल घाटा पूर्ति में रह गई। तो आर्थिक हालत इतनी खराब हो गई कि कंपनी ने ब्रिटिश पार्लियामेंट से पैसे की डिमांड की कि आप हमको पैसे उधार दो। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि आपको व्यापार करने भेजा है, इतने युद्ध आपने जीते हैं, तो पैसा गया किधर? अब ऐसे हम आपको पैसे नहीं दे सकते हैं। तो कमेटी बैठती, अभी भारत में भी तो यही होता है कि अगर कोई भी चीज़ है तो कोई आयोग बिठाओ, सिफारिश देगा तो उसके आधार पे काम करेंगे।
तो इंग्लैंड में भी एक समिति बैठी और समिति ने कहा कि ठीक है, कंपनी को पैसे उधार दिए जा सकते हैं, लेकिन अब कंपनी को अनुशासित करने के लिए उसके ऊपर नियम लगना चाहिए। और उसी कारण पहली बार जो नियम आया था, उस नियम को आपने कहा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ये भारत का नहीं है, भारत के लिए नहीं हो रहा है, ये कंपनी को नियंत्रित कर रहा है, भारत को नियंत्रित नहीं कर रहा है। भारत को नियंत्रित करने के लिए ये जब नियम लाएंगे, वो नियम आएंगे 1858 के बाद। इसलिए जब एक्ट आप पढ़ते हो तो उस एक्ट में आपको देखना है कि 1858 के पहले वाले एक्ट है वो मेजर रूप से कंपनी के ऊपर लागू हो रहे हैं, कंपनी के लिए आ रहे हैं। क्योंकि जब तक कानून बनाने की क्षमता मुगल सम्राट में रहेगी, तब तक अंग्रेज कानून लाए भले, लेकिन डरते डरते लाएंगे। एकदम खुलकर नहीं कहेंगे कि ये कानून हम भारत के लिए लाए हैं और भारतीयों को मानना पड़ेगा। लेकिन 1857 की क्रांति के बाद आपको पता है कि बहादुर शाह जफर जो है, उनको रंगून भेज दिया गया। मुगलों का जो प्रतीकात्मक दावा था उसको इन्होंने समाप्त कर दिया था, और कानून बनाने की जो पूरी क्षमता है ये ब्रिटेन की महारानी को मिल गई है। तो 58 के बाद जो रूल आ रहे हैं वो भारत को नियंत्रित करने के लिए आ रहे हैं, ठीक है। इसीलिए देख रहे हो कि जो 1909 का एक्ट बड़ा अलग प्रकार का है, 1919 का बहुत ही अलग है, 1892 का मत देने का एक अलग प्रकार के एक्ट जो देखते हो ना आप, वो एक्ट इसीलिए दिखाई देते हैं। और इससे पहले आप देख लेना 1858 के एक्ट, हालांकि हम पढ़ेंगे इनको, 1773 से लेकर 1858 तक के एक्ट हैं। इन सब में लगभग जो कार्य हो रहे हैं वो कंपनी के लिए हो रहे हैं। किसके लिए? कंपनी के लिए हो रहे हैं कि आपको क्या करना, आपको कैसे काम करना, कैसे विस्तार करना है। और इनमें भी गत्यात्मकता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक काम होता है। पहला एक्ट क्या कह रहा है, पहले में जो कमियां रहेगी वो दूसरा एक्ट पूरा करेगा, दूसरे में जो कमियां रहेगी वो तीसरा पूरा करेगा, तीसरे में कमी वो चौथा। इस तरीके से एक्ट चलेंगे। ऐसा नहीं है कि सीधा आप चौथा एक्ट पढ़ो, ऐसे काम नहीं चलता है। 1773 से उठाना है और 1947 तक पढ़ना है। 1773 से 1858 तक एक चरण में, और 1858 से 1947 तक, क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट में अंतिम जो एक्ट भारत के संदर्भ में पारित हो रहा है वो 1947 का होता है। बात समझ में आ रही है? तो उसको एक तरीके से पढ़ना है ताकि अपने को पूरी सीक्वेंस पता चल जाएगी। इसी संदर्भ में गवर्नर और गवर्नर जनरल पढ़ने हैं, सारे के सारे, क्लाइव से लेकर माउंट बेटन तक कंप्लीट। कुछ कुछ जो मेन काम करते हैं उनको पढ़ना है, ठीक है। और ध्यान सबका होना चाहिए। आरपीएससी यूपीएससी यही तो डिमांड करती है कि आपको पता सब होना चाहिए, ध्यान सबका हो, और याद कुछ चीज़ें करो जो बहुत काम की चीज़ें हो, उनको याद करो, ठीक है। तो अब आप लिखिए इसमें क्या लिखा है, 1857 की क्रांति का लिख लिया, आगे लिखिए। ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटेन की संसद में, ब्रिटेन की संसद में, ब्रिटेन की संसद में, ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटेन की संसद में कंपनी को नियंत्रित करने के लिए, कंपनी को नियंत्रित करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए 1773 से कानून बनाने स्टार्ट कर दिए। 1773 से कानून बनाने स्टार्ट कर दिए, जो कि 1858 तक चले। थोड़े हाथ फास्ट चलाइए, जो कि 1858 तक चले, ठीक। अगली लाइन में 1858 से 1947 तक, 1858 से 1947 तक, 1947 तक कानून भारत के लिए बने, केवल भारत के लिए, ऐसे लिख लो, बाकी तो वो भी भारत के लिए ही थे। कानून केवल भारत के लिए बने, केवल भारत के लिए बने। अब देखिए, अब भारत के लिए कानून बन रहे हैं, तो इन कानूनों में आप एक रूप देखोगे कि नस्ल भेदी नीति लाएंगे। ये नस्ल भेदी यानी रेसिस्ट पॉलिसी, नस्ल भेदी यानी हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाओ, जो जनजातीय वर्ग है उनकी जो भी समस्याएं हैं उनको उठाओ, उनके ऊपर प्रहार करो।
हालांकि समस्या पर प्रहार हो रहा है, पर जनजाति को ऐसा लग रहा है कि हमारी प्रथा पर प्रहार हो रहा है। बात समझ में आ रही ना? इसलिए आप देखते हो कि गोंडों ने जो विद्रोह किया था एमपी में 1857 की क्रांति के दौरान, तो गोंडों को क्या दिक्कत थी? मुंडा विद्रोह कर रहा था, उसको क्या दिक्कत थी? इन सबको दिक्कत क्या है? ये लोग कह रहे हैं कि हम जैसे हैं वैसे हैं, हमारी ये प्रथा है, तुम इसको ख़त्म मत करो, तुम्हें अधिकार भी नहीं है ये करने का, ठीक? लेकिन इनको करना था ऐसा, क्योंकि समाज सुधार का काम तो इन्होंने किया है। इसके साथ ही हिंदू मुसलमानों को लड़वाने का काम भी किया था। ये भी नस्ल भेदी नीति में ही आता है, फूट डालो राज करो, एक ही प्रकार की नीति है ये। क्योंकि धीरे धीरे कोई भी चीज़ धीरे धीरे अस्तित्व में आती है। शुरुआत में जाति के आधार पर भेदभाव स्टार्ट होता है, जातियों को अलग थलग कर दिया जाए। अभी तो एंशियंट इंडिया पढ़ेंगे तब ये देखेंगे कि कास्ट सिस्टम आया कैसे है। ये भी तो दिक्कत है ना, ये जो जातियाँ हमने बना रखी है, गोत्र हमने बना रखी है, तो ये भी तो समझने वाली बात है कि ये आई कहाँ से। इसको भी तो बनाने वाले हम ही हैं। कास्ट सिस्टम ये आपके एंशियंट हिस्ट्री में है, सिलेबस में, उसको पढ़ेंगे जो भी हो, लेकिन आ गई है ये जातियाँ, और आई है तो एकता है। एकता है तो एकता को तोड़ना पड़ेगा। तोड़ेंगे कैसे? मैं आपको कहूँ कि आप उससे बात मत करो, तो आप क्यों बंद करोगे? आपको मैं कुछ दिक्कत बताऊंगी कि आप बात मत करो इससे, क्योंकि इससे आपको ये प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको भयभीत करूंगी मैं, तब आपको लगेगा कहाँ हो सकता है ये ठीक कह रहे हैं, तो बात नहीं करनी चाहिए। बात समझ में आ रही ना? तो पहले इस प्रकार की पॉलिसी, लेकिन लोग समझ रहे हैं कि हमारे साथ गड़बड़ हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों के चलते तो होगा जनजातीय विद्रोह, ये ध्यान रखना है। रेसिस्ट पॉलिसी जो आएगी, नस्ल भेदी नीति अंग्रेजों की, उसके कारण देश में कौन सा विद्रोह होने वाला है? जनजातीय विद्रोह। और एक विद्रोह नहीं है, अनेक विद्रोह है। एक नाम नहीं हो सकता उसका, बहुत सारे विद्रोह है। सीक्वेंस में पढ़ेंगे, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसी के साथ में श्रमिक विद्रोह होगा, लेबर विद्रोह करेंगे। क्यों करेंगे? चाय के बागान में ज़बरदस्ती भेज दी, या पैसा कम देते हो, काम ज़्यादा करवाते हो, तो श्रमिक जितने भी लोग हैं वो सब विद्रोह करेंगे। किसान विद्रोह करेंगे, किसानों की समस्या हमने देखी है पीछे, तो सब पैरेलल चल रहे हैं, लगातार विद्रोह हो रहे हैं। अभी अंग्रेज़ों की बहुत समस्या है, ठीक है। जनजाति विद्रोह कर रही है, श्रमिक कर रहे हैं, किसान कर रहे हैं, और बुद्धिजीवी लोग भी कर रहे हैं, ठीक है। और 1857 की क्रांति पहले ही हो चुकी है। तो अब आएगा एओ हयूम। अब हयूम कहता है सपना आ गया इसको रात को, इसीलिए लाला लाजपत राय ने अपना एक पत्र था यंग इंडिया, ये गांधी जी का भी है और लाजपत राय का भी है, दोनों ने यंग इंडिया नाम से पत्र निकाला था। उन्होंने इसको सुरक्षा कपाट का सिद्धांत कहा है। आपसे कोई पूछे कि सुरक्षा कपाट का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो कांग्रेस से संबंधित है। इसका मतलब ये हुआ कि अंग्रेज भयभीत है कि भारत की जनता अंग्रेज़ों को मार देगी या यहाँ से भगा देगी, इसलिए जो बहुत बड़ी ज्वालामुखी फटने वाली है उसको पहले से ही धीरे धीरे कांग्रेस के माध्यम से मैनेज कर लो। भारत में बहुत बड़ा विद्रोह जो होने वाला है, उस विद्रोह को धीरे धीरे मैनेज किया जा सकता है, ताकि कोई विद्रोह बड़ा ना हो। कुछ मांगे मानो, कुछ मत मानो। सारी मांगे नहीं मानेंगे तो विद्रोह होगा, लेकिन कांग्रेस हमारे सामने मांगे लेकर आएगी, हम आधी मानेंगे आधी नहीं मानेंगे, तो मामला सेटलमेंट रहेगा, वरना गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए कांग्रेस आ रही है। ये सारे विद्रोह चल रहे हैं, इस वजह से कांग्रेस आ रही है। क्रम ध्यान होना चाहिए। लिखिए इसी में आप, श्रमिक, लेबर, किसान तथा जनजातीय विद्रोह के कारण अंग्रेजी सरकार भयभीत हुई और कांग्रेस की स्थापना हुई। ऐसे ही लिखना है आपको, कांग्रेस की स्थापना हुई। ठीक है। अब इस कांग्रेस की स्थापना में और क्या क्या लिखना है देखो आप। अंग्रेज़ों के जितने भी न्यूज़पेपर्स चलते थे, जहाँ जहाँ से पब्लिकेशन होता था, जितने भी बाद में रोक लगाई गई, जितने भी एक्ट बाद में पारित किए गए, वो सारे पढ़ने हैं। क्योंकि न्यूज़पेपर में शुरुआत में मैंने आपको कहा है कि कांग्रेस का पहले उदारवादी दल है, और उदारवादी दल ये कह रहा है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो एक्ट पारित हुआ, जो पास हुआ है,
उस एक्ट के नियमों के अकॉर्डिंग मांग रखेंगे, यानी नियम के भीतर रह के मांग रखेंगे, बाहर जाके नहीं रखेंगे। ठीक है, तो जब तक भीतर रह के मांग रखी जा रही है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट की बुराई नहीं हो रही है। लेकिन जैसे ही कांग्रेस का उग्रवादी दल सामने आएगा, वो कहता है कि ये राजनीतिक भिक्षावृत्ति हमसे सही नहीं जाती है, हम तो इसका विरोध करेंगे और विरोध में छापेंगे, विरोध में बोलेंगे, विरोध में रैलियां निकालेंगे। अब जब विरोध में छापना स्टार्ट किया तो अंग्रेजों ने न्यूज़पेपर पर बैन लगाना स्टार्ट कर दिया, तो वो एक्ट आप इस चरण में देखोगे। ठीक है, और इसी में आप बैंकिंग सिस्टम देखोगे अंग्रेज़ों का, क्योंकि भारत में तो सब कुछ अंग्रेज ही लाए हैं, विरोध भले ही करो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट पढ़ते हो कौन लाए? अंग्रेज। बैंकिंग सिस्टम पढ़ते हो कौन लाए? अंग्रेज। समाज में सुधार का सिस्टम देखते हो कौन लाए? अंग्रेज। बस इन्होंने एक ही गड़बड़ किया कि धन ले गए भारत से, है ना, पैसा ले गए, बस बाकी सब ठीक है। तो इसमें लिखिए आप, कांग्रेस की स्थापना के साथ ही लिखिए, पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन और बैंक व्यवस्था, बैंक सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम और बैंक व्यवस्था तथा इन पर नियंत्रण रखने के लिए कानून, नियंत्रण रखने के लिए कानून। ठीक है, ये सारे कानून पढ़ने हैं, ये पूछ लेते हैं। इसके आगे देखिए, अब कांग्रेस के दो दल हैं, वो दोनों आपको पढ़ने हैं, एक है उदारवादी और एक है उग्रवादी। तो उदारवादी यानी सॉफ्ट फैक्शन, ये उग्रवादी यानी हॉट फैक्शन। ठीक है, ऐसे ही लिख लो बस इसको। कांग्रेस के दो रूप होते हैं, उदारवादी और उग्रवादी। ठीक है, इनको आप समझ लिए। अब देखिए, थोड़ा सा और देखिए इधर, कांग्रेस से सुनना, पहले कांग्रेस से पूर्व और कांग्रेस के बाद भारत में और कौन कौन सी राजनीतिक संस्थाएं थी। तो इनमें देखना है कि कौन कौन सी संस्थाएं भारत में थी और कौन कौन सी संस्थाएं ब्रिटेन में थी जो भारत की आज़ादी का समर्थन कर रही थी। ठीक है ना, कांग्रेस तो बहुत बड़ी संस्था है। कांग्रेस के अलावा इंडिया लीग नाम सुना है आपने, लैंड होल्डर सोसाइटी सुना है, ब्रिटिश हाउस सुना है, इंडिया हाउस सुना है। ये भी क्या है, ये संस्थाएं हैं। ये संस्थाएं क्या कर रही है, भारत को आज़ादी कैसे मिले। ठीक, इसलिए आधी संस्थाएं लंदन में काम कर रही है, आधी संस्थाएं भारत में काम कर रही है, और भारत में भी मुख्य तौर से कहाँ काम कर रही है, बंगाल में कर रही है। ठीक, तो एक पॉइंट और डालिए आप, कांग्रेस से पूर्व तथा, यानी कांग्रेस से पहले, पूर्व तथा कांग्रेस के बाद, कांग्रेस से बाद राजनीतिक संस्थाएं, ठीक, आगे लिखिए, भारत में संस्थाएं, यानी भारत में ऑर्गेनाइजेशन, भारत में संस्थाएं, और अगले लाइन में लंदन में संस्थाएं। लंदन में कौन कौन सी थी वो भी आपको ध्यान रखनी है। संस्थाएं, ठीक है। अब इस चरण में और क्या क्या साथ में चल रहा है, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, लिख लीजिए। ये तो खैर पहले स्टार्ट हो जाता, लेकिन पैरेलल चलेगा ये। इसी में लिखिए आप, सामाजिक, सोशल, सामाजिक, धार्मिक, रिलीजियस, सुधार, रिफॉर्म, आंदोलन, मूवमेंट। इसमें नाम नहीं लिखना किस किस का हो रहा है, इसमें अब आपको पता है, ये तो हम पढ़ेंगे तभी बात करेंगे। सती प्रथा के लिए हुआ था, विधवा विवाह के लिए हुआ था, बहुत सारे समाज बने थे, इसमें ब्रह्म समाज बहुत बड़ा समाज था।
आर्य समाज भी आएगा, विवेकानंद का बहुत बड़ा योगदान आपको दिखाई देगा, महिलाओं के संदर्भ में भी दिखाई देगा। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, देखिए हमने मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट कर दी है, क्योंकि मैं पहले ही आपको मॉडर्न हिस्ट्री का ही कह रही थी, बाकी कायदे से एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ते हुए चलना चाहिए, क्योंकि जब कंपैरिजन आप करते हो ना तो आपको पता चलता है कि एंशिएंट हिस्ट्री हम पढ़ते हैं तो हम महात्मा बुद्ध को देखते हैं, तो महात्मा बुद्ध एक समाज सुधारक ही थे देखा जाए तो, भगवान कहना तो ठीक है, कह रहे हैं अपन भगवान उनको, लेकिन उनका जो मेजर रोल है वो तो समाज सुधार का ही है, समाज में सुधार ला रहे हैं, लेकिन महिलाओं को लेकर उनकी सोच भी संकीर्ण है। ठीक है, जैन समाज इसमें ठीक था, है ना, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ महिलाओं के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं हो रहा है, जो भारत में गलत सिस्टम चल रहा था उसके ऊपर प्रहार हो रहा है, विधवा विवाह करिए, ठीक है, तलाक के सिस्टम को भी कानूनी मान्यता इन लोगों ने दी थी, सती प्रथा पर रोक इन्होंने लगाई थी, यानी यहाँ महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है उस पर रोक लगा रहे हैं। लेकिन बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध तो खुद कहते थे, पहले तो उन्होंने शुरुआत में बौद्ध मठ में महिलाओं को आने की अनुमति नहीं दी थी, और 8वें वर्ष में दी, वो भी आनंद के बहुत ज़्यादा अनुरोध करने पर दी थी वैशाली में। और जैसे ही महिलाओं ने प्रवेश शुरू किया तो बुद्ध के मुंह से निकला कि ये जो बौद्ध मठ है ये वर्षों चलने वाला था, लेकिन अब लगता है कि कुछ समय में सिमट जाएगा। ये सोच संकीर्ण को दिखाता है कि समाज का प्रभाव उन पर था, लेकिन जैन समाज इसमें थोड़ा सा अलग प्रकार का था, जैन में इतना नहीं था। मध्यकाल में महिलाओं के साथ रजिया सुल्तान की हार का कारण महिला होना है, तो महिलाओं के साथ गड़बड़ी था। लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री में क्योंकि अंग्रेज़ों के प्रभाव के कारण ही आप देख रहे हो कि बुद्धिजीवी वर्ग सामने आता है, और वो वर्ग खुलकर महिला शिक्षा की बात करता है और जितनी भी कुरीतियाँ उनको समाप्त करने की बात करता है। यहाँ पे संकीर्ण सोच नहीं है, यहाँ दायरा थोड़ा विस्तृत हो रहा है, भारतीयों का भी हो रहा है। प्रस्ताव लेकर तो भारत के लोग जा रहे हैं ना, सती प्रथा का विरोध कर रहे हैं, दमन करने के लिए प्रस्ताव राजा राम मोहन राय लेके गए, देख रहे हैं ना आप, तो प्रस्ताव तो भारतीय ले जा रहे हैं, यानी यहाँ पर भारतीयों की जो मानसिक स्थिति है वो भी ठीक है, वो भी संकीर्णता से मुक्त हो रहे हैं। तो धीरे धीरे हिस्ट्री में आपको गत्यात्मकता दिखाई देती है। बौद्ध धर्म ज़्यादा प्राचीन है तो संकीर्ण है, जैन धर्म थोड़ा ठीक है तो उसमें आपको सुधार दिखाई देता है, मध्यकाल थोड़ा अलग धर्मों से आ जाता है तो उसमें थोड़ी और दिक्कत आती है, लेकिन मॉडर्न में विस्तार दिखाई देता है। तो इसमें आप लिखिए सामाजिक कुरीतियों का अंत ही लिखना है आपको, सामाजिक कुरीतियों का अंत ठीक। इसी में अगली लाइन में बंगाल विभाजन, अब सीधा लिखते जाइए, समझा हुआ है सब। बंगाल का विभाजन, बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, ये क्रम से लिखना है आपको, क्योंकि बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन चला, तो स्वदेशी आंदोलन, क्रम से लिखना है आपको, ठीक। स्वदेशी आंदोलन, और राखी दिवस भी इसी में लिख लीजिए आप, ये पूछा जाता कई बार, राखी दिवस, राखी दिवस, हाँ। अब लिखिए 1916 में होम रूल आंदोलन, होम रूल मूवमेंट, होम रूल आंदोलन। इसी में आपको लिखना है लखनऊ पैक्ट, ये जिन्ना और कांग्रेस के मध्य होता है, लखनऊ पैक्ट प्लस गरम दल और नरम दल का एक होना। अब इन्होंने कहा कि जॉइंट रूप से काम करेंगे, हम लड़ेंगे नहीं। ये 1916 की घटना है, हाँ। 1916 होम रूल आंदोलन, लखनऊ पैक्ट हो रहा है, बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं लिख रहे हैं अपन, ठीक। और गरम दल तथा नरम दल दोनों एक हो रहे हैं, पहले तो लड़ रहे थे ना आपस में, अब दोनों एक हो रहे हैं कि अब हम संयुक्त रूप से अंग्रेज़ों के ऊपर प्रहार करेंगे। मुस्लिम लीग भी साथ में है, कांग्रेस के दोनों धड़े साथ में हैं, और अंग्रेज़ों का विरोध करना है। इस समय एक युग स्टार्ट, क्योंकि देखिए अब लग रहा है ना, इनको भी पता है कि अंग्रेज़ खुद दुखी है, क्योंकि समय तो 1916 का है और महायुद्ध 1914 में स्टार्ट हो गया है, तो इनको लगता है कि अब अगर अंग्रेज़ों के ऊपर प्रहार किया जाए तो अंग्रेज हार जाएंगे और मिलकर प्रहार करेंगे। ये बात हो रही है, इसी समय आप देख रहे हो एक युग आ रहा है, गांधी युग। ये सब लिखने के बाद गांधी युग लिखना है, गांधी युग की कुछ कुछ घटनाएं लिखनी है, लिखिए आप।
1916 होम रूल आंदोलन, होम रूल आंदोलन, लखनऊ पैक्ट, लखनऊ पैक्ट, हाँ इसी में ही लिखना है, लखनऊ पैक्ट, लखनऊ पैक्ट, तथा गरम दल, गरम दल और नरम दल दोनों एक हो गए, गरम दल तथा नरम दल दोनों एक हो गए। ठीक, अगली लाइन गांधी युग, ये देश को आज़ाद करा देगा, चिंता मत करो, है ना। हाँ, दुखी हो गए लिखते लिखते, अभी भयभीत है, दुख से ज़्यादा आपको डर लग रहा है कि अब इसको पढ़ेंगे कैसे, ये तो सिलेबस है। हाँ, गांधी युग, अरे इतना ही बोलना है, गांधी युग, गांधी एरा। ठीक, अब गांधी युग में कौन कौन सी चीज़ें लिखनी है? पीछे वालों क्या दिक्कत है? गांधी युग पढ़ना नहीं है? पढ़ना है ना। हाँ, अब देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री में है ना, हवा ही नहीं लगेगी अगर ध्यान नहीं दिया तो। बहुत सारे लोग ये समझ के चलते हैं कि हमको मॉडर्न हिस्ट्री आती है, जैसे मध्यकाल में समझते थे कि हमको अकबर आता है ना, और जब अकबर आया तो लगा कि ये कहाँ से आया, लगा ना। इसलिए मॉडर्न हिस्ट्री को थोड़ा ठीक से पढ़ो। अधिकतर जगह यही होता है, क्योंकि जो समस्या लोगों की रहती है ना, सिलेबस पूरा नहीं होता है ना। किसी भी कोचिंग की रहो, हर जगह समस्या आपको दिखाई देती है ना, उनमें लगभग सब पूरा हो जाता है, हिस्ट्री पूरी नहीं होती है। आप देख लेना कहीं पर भी, क्योंकि बाकी सब चीज़ें हो जाती, लिमिटेड है। और सिलेबस जो है, चाहे वो आईएएस का हो चाहे आरएस का हो, कम से कम 33-34% सिलेबस हिस्ट्री का है ना। देखते हो आप, आपको पता भी होगा। इसलिए, और अगर 100 में से 33-34% तो आपके यूं ही चले गए, वो तो आने ही नहीं है, और बाकी आपको लगता है कि उसके बाकी वाले आप सब ले आओगे, नहीं ला सकते ना, तो सिलेक्शन कैसे होगा? तो इसको पढ़े बिना सिलेक्शन होगा नहीं, ये और बता दूं आपको, ठीक है। इसलिए ध्यान से पढ़ना है, ये सिर्फ सिलेबस है आपका। गांधी युग, ये सीक्वेंस के लिए बता रही हूँ आपको। इसमें पहला लिखना है रोलेट एक्ट, लिखिए रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट के नीचे लिखना है जलियांवाला बाग, उसके नीचे लिखना है हंटर कमेटी, ये भी पूछा जाता है, जलियांवाला बाग, उसके नीचे लिखना है हंटर कमेटी, हंटर कमेटी। ठीक, इसके आगे लिखिए खिलाफत आंदोलन। हाँ, इसको क्रम में लिखना है, ये गांधी जी के क्रम है। खिलाफत आंदोलन, वैसे गांधी जी पढ़ेंगे अपन अलग से, खिलाफत आंदोलन। खिलाफत के नीचे लिखिए असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। असहयोग आंदोलन। ठीक, अगली लाइन में चोरी चोरा कांड, ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में होता है, चोरी चोरा कांड। कल हो सके तो आप थोड़ा सा वर्ल्ड का मैप दिमाग में लेके आना, हल्का फुल्का। हल्का फुल्का मतलब सिर्फ महाद्वीप का, कॉन्टिनेंट अगर आपको पता है ना कि यूरोप कहाँ पर है, अफ्रीका कहाँ पर है, तो थोड़ा सा अपने यूरोपीय भारत आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, भारत की खोज हो रही। भारत की खोज क्या 1492 में हो रही है, 98 में सॉरी, या अमेरिका 1492 में हो रहा है। ये लोग तो पहले ही थे ना भाई, देश तो पहले ही थे, ब्रिटिश को बाद में मिले, यूरोप को बाद में मिले हैं। तो ये क्या है, कैसे, हल्का फुल्का थोड़ा सा आप वर्ल्ड का मैप देख लेना। इतना पता होना चाहिए कि एशिया कहाँ पर है, यूरोप कहाँ पर है, उत्तरी और दक्षिण अमेरिका कहाँ पर है, तो आपका काम हो जाएगा। बाकी भले ही रहने दो, इतना पता होना चाहिए ताकि अपन उसको ठीक से समझ पाएंगे। आज तो सिर्फ समझ रहे हैं सिलेबस क्या है, और बाकी तो आपको पता है कि हिस्ट्री तो ज्योग्राफी के बिना पढ़ना संभव ही नहीं है। यूँ तो सब संभव है, लेकिन ठीक से पढ़े तो संभव नहीं है। तो आगे लिखिए चोरी चोरा कांड, और गांधी जी का, जैसे कह रही हूँ वैसे लिखना, गांधी जी का संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट,
संघर्ष, विराम, संघर्ष। ये विराम है यानी ब्रेक, संघर्ष, विराम, संघर्ष, संघर्ष, विराम, संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट, ब्रेक, कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष, विराम, संघर्ष, विराम, संघर्ष, यानी संघर्ष करना, रुकना, फिर संघर्ष करना। तो आप देख रहे हो ना, खिलाफत स्टार्ट किया, थोड़े लूज हुए, असहयोग किया, दोनों को मर्ज कर दिया, ताकत के रूप में सामने आए, चोरी चोरा में फिर रोका उसको, ठीक है ना। साइमन में फिर विरोध हुआ, फिर रोका उसको, कंट्रोल किया, और फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन हो रहा है। तो रुक रुक के काम हो रहा है। सविनय के फर्स्ट चरण को इरविन समझौते में रोका, और फिर सेकंड चरण फिर स्टार्ट हो रहा है। तो ये कई बार पूछ लिया जाता है कि भारत के किस महान नेता की ये पॉलिसी रही है, संघर्ष, विराम, संघर्ष की, तो ये महात्मा गांधी की पॉलिसी है। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब इसी में लिखिए साइमन कमीशन, साइमन कमीशन, साइमन कमीशन, साइमन कमीशन, साइमन कमीशन, तथा उसका विरोध, तथा उसका विरोध, विरोध, ठीक है। ये विरोध चल रहा है। और अब लिखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस, सविनय अवज्ञा आंदोलन, फर्स्ट स्टेप, पहला चरण है ये, फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप, ठीक है। अब गोलमेज सम्मेलन, इसको हम समझ लेंगे, एक बार इतना ही लिख लो, गोलमेज सम्मेलन, तीनों के साथ एक साथ ही लिख लो तीनों को, गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गोलमेज सम्मेलन, ठीक। इनके नीचे लिखिए इरविन समझौता, इरविन पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट, इरविन समझौता, या ऐसे लिखिए गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट, ठीक है। अब देखिए, अब गांधी इरविन पैक्ट हो गया, गांधी जी भी गए, असफल हो गए, लेकिन तीसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ उसमें कांग्रेस की अनुपस्थिति में भी सम्मेलन को सफल मान लिया गया और साइमन की सिफारिशों को एक्सेप्ट कर लिया गया। और वही सिफारिशें भारत एक अधिनियम के रूप में आ रही है, जिसको आप कहते हो 1935 का भारत शासन अधिनियम। तो इसमें आप लिख लीजिए 1935 का, 1935, 1935 का, 35 का भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, ठीक है। अगली लाइन में लिखिए सेकेंड वर्ल्ड वार, दूसरा विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वार, दूसरा विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध, ठीक। इसी में लिखिए गांधी जी द्वारा, गांधी जी द्वारा अंग्रेजों का विरोध करने पर, विरोध करने पर अंग्रेज भारत में संविधान बनाने की, अंग्रेज भारत में संविधान बनाने की बात करने लगे, बात करने लगे, ठीक है, बात करने लगे। अगली लाइन में लिखिए 1940 अगस्त प्रस्ताव, अगस्त ऑफर, अब सीधा सीधा लिख लो 1940 अगस्त प्रस्ताव, मैंने समझा दिया आपको, और वैसे भी डिटेल में तो पढ़ना ही है। 1942 क्रिप्स मिशन, और 1946 कैबिनेट मिशन, ये तो संविधान के लिए चलेंगे, कैबिनेट मिशन, ठीक। और इसी समय बीच में चलेगा भारत छोड़ो आंदोलन,
ये आपको लिखना है। 1940 अगस्त प्रस्ताव, 1942 क्रिप्स मिशन, 42 क्रिप्स मिशन, और 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, ये भी 1942 में ही हो रहा है। ठीक। और 1946 कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन। ठीक है। अब देखिए, अब ये आपस में और लड़ाई हो रही है, तो इसके साथ आप देखोगे एक आएगा राजगोपालाचारी फॉर्मूला, नाम सुना है? फार्मूला, ये आ रहा है 46 से पहले 1944 में। राजगोपालाचारी फॉर्मूला लिख लीजिए आप इसको, राजगोपालाचारी फॉर्मूला 1944 में, जिसमें गांधी द्वारा कुछ मांगे मानी गई, कुछ मांगे मानी गई। ठीक है। अब देखिए, और इन्हीं के पैरेलल जो समांतर चल रहा है वो है क्रांतिकारी आंदोलन। अभी बस खत्म होने वाला ही है क्रांतिकारी आंदोलन, ऐसे लिखिए, पैरेलल या समानांतर चल रहा है क्रांतिकारी आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन, ये लगातार चलता रहेगा, क्रांतिकारी आंदोलन। ठीक है। अब 1946 तक आ गए हम, और 1946 में कैबिनेट मिशन जो आ रहा है उसकी बात हमने मान ली है, मान ली कि प्रति 10 लाख जनसंख्या पर एक व्यक्ति आएगा जिसको लोकल जो विधानसभा है वो निर्वाचित करेगी। इस प्रकार से भारत की एक संविधान सभा का निर्माण होगा। ठीक है, संविधान सभा का निर्माण हो जाएगा, लेकिन भारत कौन है? इस भारत का एकीकरण भी तो करना है, तो रियासतों का एकीकरण करना ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत थी, और एकीकरण में कुछ राजा मानते कुछ नहीं मानते, तो ये बहुत बड़ी समस्या थी। इसलिए कह दिया गया कि दोनों देशों की जो आर्मी है, जब तक दोनों देशों का संविधान लागू नहीं हो जाता, दोनों देशों का ठीक से एकीकरण नहीं हो जाता, दोनों देशों की आर्मी का जो सुप्रीम कमांडर होगा वो माउंटबेटन होगा। माउंटबेटन की अनुमति के बिना दोनों देशों की आर्मी 1 इंच भी नहीं हिलेगी। बात समझ में आ रही है? इसीलिए युद्ध नहीं हो रहे थे, जिन्ना लाख कोशिश कर रहे थे लेकिन फिर भी युद्ध नहीं हो रहे थे। ठीक है। 1947 का, 46 में तो कैबिनेट मिशन आया, 47 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारत की आज़ादी का अधिनियम पारित हो गया, और क्या कहा कि भारत और पाकिस्तान नाम के 2 देश बनेंगे, और जब तक दोनों देशों का संविधान नहीं बन जाता तब तक दोनों देशों का जो प्रशासन है, जो शासन है, 1935 का जो एक्ट है, जो साइमन कमीशन की सिफारिश से आया है, उस एक्ट के नियमों के तहत चलेगा। ठीक। भारत में संविधान सभा गठित हो गई, और संविधान सभा 2 चरणों में काम करती थी। संविधान सभा का जो फर्स्ट चरण था वो तो संविधान के निर्माण का काम करती थी, और जिस समय संविधान का निर्माण होता उस समय अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद करते थे, और सेकंड टाइम वही लोग वापस आकर बैठते थे, वो भारत का शासन चलाते थे, भारत की संसद का काम करते थे वो लोग, और वो जब काम करते थे उस समय अध्यक्षता जीवी मावलंकर करते थे, गणेश वासुदेव मावलंकर। ये 1947 की बात है। 1947 में भारत आज़ाद हो रहा है, माउंटबेटन भारत के गवर्नर बन रहे हैं, और नेहरू जी भारत के प्रधानमंत्री बन रहे हैं। पाकिस्तान के गवर्नर जिन्ना खुद बन रहे हैं, और लियाकत अली वहाँ के प्रधानमंत्री बनते हैं। इसलिए आप देखते हो कि नेहरू लियाकत एग्रीमेंट हाथों हाथ 1950 में ही हो रहा है। ठीक। क्योंकि ज़मीन का बंटवारा हो सकता है, जल का बंटवारा कैसे करोगे? नदियों को कैसे बांटोगे? तो नदियों के लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा, रेखाएं बनानी पड़ेगी, तो ये सारी रेखाएं भी आपको पढ़नी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? कौन कौन सी रेखा किस किस के बीच में, चाहे वो भूगोल के हिसाब से, ज्योग्राफी से प्रश्न बने, चाहे पॉलिटिकल से प्रश्न बने, चाहे हिस्ट्री से बने, ध्यान सब होना चाहिए। ठीक। ये सब होने के बाद आपको नेहरू जी की नीति ध्यान में रखनी है कि समाजवादी व्यक्ति है, और समाजवादी व्यक्ति कैसा काम करता है कि किसी भी व्यक्ति के पास अधिक संपत्ति नहीं होनी चाहिए, अधिक संपत्ति राज्य के पास में होनी चाहिए। तब आप देखोगे कानून आएंगे, चकबंदी, हदबंदी सब पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद वैसे ही दिक्कत नहीं आती है। लिख लीजिए, अभी आ रही है।
और वैसे नहीं पढ़े तो फिर बलबन को भूल जाते हैं। लिखिए 1947 का एक्ट, 1947 का एक्ट पारित हुआ तथा भारत एवं पाकिस्तान नाम के दो देश बने। भारत के गवर्नर माउंट बेटन बने। अब प्रधानमंत्री तो क्या लिखना, लिख लीजिए प्रधानमंत्री नेहरू बने। आजकल तो सब बीजेपी के भक्त हैं जो नेहरू जी का नाम ही नहीं लेते, है ना। हाँ, प्रधानमंत्री नेहरू बने। अगली लाइन में लिखिए रियासतों का एकीकरण, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। रियासतों का एकीकरण, ठीक, ये तो पढ़ना है। इसके साथ और क्या पढ़ना, देखिए पाकिस्तान बन रहा है, वो तो शुरू से समस्या है, तो शरणार्थियों की समस्या आ रही है, रिफ्यूजी, ठीक है। तो ऐसे लिखिए शरणार्थियों की समस्या, रिफ्यूजी या रेफ्यूजी की समस्या, ठीक। सिंधु जल समझौता, ठीक। ताशकंद समझौता, ये तो वैसे आप युद्ध में पढ़ते हो, शिमला। और बांग्लादेश का निर्माण, क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश का निर्माण। अच्छा, मैं अगर कहूँ कि राष्ट्र का निर्माण करना है तो आप क्या कहोगे, क्रिएशन ऑफ नेशन या नेशन बिल्डिंग? नहीं, अंतर क्या है? अभी देखिए निर्माण ही तो हो रहा है, राष्ट्र का निर्माण पढ़ते हो आप हिंदी में, है ना। और बांग्लादेश का भी तो निर्माण ही हो रहा है, तो इसके लिए क्रिएशन शब्द पढ़ते हैं अपन। देखिए क्रिएशन मतलब हाथों हाथ निर्मित हो जाना। बांग्लादेश का निर्माण हुआ तो कोई सदियां नहीं लगी है उसके लिए, एक युद्ध हुआ और निर्माण हो गया। लेकिन राष्ट्र विचारधारा है और विचारधारा विकसित होने में समय लगता है, और राष्ट्र का मतलब ही विचारधारा है, विचारधाराओं का एक होना। राष्ट्र कोई देश थोड़ी होता है। देश तो सरकार होनी चाहिए, संप्रभुता होनी चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी है, लेकिन राष्ट्र एक विचारधारा है, तो वहाँ ये क्रिएशन शब्द नहीं आता है। लेकिन बांग्लादेश में बिल्डिंग नहीं आता है, ये ध्यान रखना है, बांग्लादेश का निर्माण, ठीक है। अब 1990 तक आ जाओ। एलपीजी मॉडल, ये नाम आपको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। ये एलपीजी मॉडल है, यहाँ तक तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ये तो एक सिलेबस का मोटा मोटा दायरा था।